पिछले 65 साल से नासा का अगर कोई मिशन सबसे ज्यादा सफल रहा है तो वो वॉयेजर मिशन है। साल 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर 1 और 2 पिछले 47 साल से लगातार हमारे सौर मंडल का डेटा भेज रहे थे। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के कारण हम पहली बार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ग्रहों के करीब जा सके और उनकी सतह के मैप्स भी ले पाए। वॉयेजर प्रोग्राम के कारण ही नासा ये निर्धारित कर सका कि सौर मंडल के अंतिम 2 ग्रह यूरेनस और नेपट्यून कितने ज्यादा ठंडे हैं और उनकी सतह कैसी है। वॉयेजर 2 के बाद नासा का आज तक कोई भी प्रोग्राम इन दोनों ग्रहों पर नहीं पहुंच सका है, पर कुछ महीनों पहले नासा के वॉयेजर 1 और 2 ने हमसे संपर्क तोड़ दिया था। नासा के इंजीनियर इन्हें रिवाइव करने के लिए कई कमांड्स भेज रहे थे, पर ये दोनों ही प्रोब्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद नासा वॉयेजर 1 और 2 से कांटेक्ट कर लेता है, पर वॉयेजर 1 लिखते हुए हमसे संपर्क में तो है, लेकिन वो कोई भी वैज्ञानिक डेटा हम तक भेज नहीं पा रहा है। हमारे इतिहास के ये 2 सबसे शानदार प्रोब्स की मदद से ही हम आज अपने सौर मंडल को जान सके हैं। इस समय वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में हैं और ऐसे ही ये करोड़ों साल तक सफर करता रहेगा। पर वॉयेजर 1 और 2 की इस दूरी और स्पीड के बावजूद ये अभी भी हमसे संपर्क में है और इनकी मदद से हम इंटरस्टेलर स्पेस का वैज्ञानिक डेटा लगातार ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर, जहां लाइट को भी वहां पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं, वहां से हम इन छोटे से स्पेस प्रोब्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और वे कैसे पृथ्वी पर नासा को अपनी सारी जानकारी और पोजीशन देते रहते हैं। कैसे इनकी मदद से हमने सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र की इमरजेंसी लिमिट को समझा है और कब तक हम इनकी पोजीशन और साइंटिफिक डेटा लेते रहेंगे। वॉयेजर 1 और 2 जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल पाएंगे, और मिलेंगे तो उन्हें हमारे बारे में जानने में कितने साल लगेंगे। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए सीट बेल्ट पहले बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कॉस्मिक एक्सप्लोरर के साथ एक और ब्रह्मांड की यात्रा में, जहां हम वॉयेजर 1 और 2 के भविष्य और एलियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप वॉयेजर प्रोब को ध्यान से देखें तो आप इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स को पाएंगे जिन्हें आप 3D मॉडल में देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स का विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, पर वॉयेजर प्रोब में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनके बिना सिग्नल ना तो भेजा जा सकता है और ना ही रिसीव किया जा सकता है। वॉयेजर की तरह ही आज के भी सभी प्रोब्स ऐसे ही सिग्नल भेजते और रिसीव करते हैं। सबसे पहले वॉयेजर की लोकेशन और उसकी पोजीशन को जानने के लिए नासा उससे जुड़ा डेटा लेता है। वॉयेजर में लगा फ्लाइट डेटा सिस्टम नासा को उसकी पोजीशन भेजता है। जब वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च हुए थे तब इनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे। वॉयेजर 1 जनवरी 1969 से ही जुपिटर की इमेजेस लेना शुरू कर देता है और मार्च 1969 में ये उसके सबसे करीब होता है। वॉयेजर 1 वहां पर 60 दिनों तक इस विशाल ग्रह की 19,000 इमेजेस लेता है। वॉयेजर प्रोब्स में 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो बहुत कम मेमोरी में ही अपने सभी कार्य करते हैं। इन्हीं कंप्यूटर्स में कमांड स्टोर होती हैं और आगे प्रोसेस होती रहती हैं। वॉयेजर प्रोब्स सबसे पहले अपने कैमरे से इमेज कैप्चर करते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होती है। फिर कैमरे द्वारा ली गई एनालॉग इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस बाइनरी डेटा में हर एक पिक्सल की ब्राइटनेस का डेटा होता है। इसके बाद वॉयेजर का कंप्यूटर कमांड सिस्टम इस इमेज को हाईली कंप्रेस करता है ताकि डेटा का साइज कम हो और जानकारी बनी रहे। फिर वॉयेजर इस कंप्रेस्ड डेटा को रेडियो सिग्नल में इनकोड करता है ताकि इसे आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके। इनकोडेड सिग्नल वॉयेजर में लगे हाई गेन एंटीना में जाता है जो इसे फिर एक पतली बीम के जरिए पृथ्वी पर भेजता है। यहां तक वॉयेजर का काम पूरा होता है और सिग्नल पृथ्वी पर आ चुका होता है। अब पृथ्वी पर लगे डीप स्पेस नेटवर्क इसे रिसीव करता है। ये नेटवर्क पृथ्वी के 3 अलग अलग हिस्सों पर लगे विशालकाय रेडियो एंटीना के जरिए बना है जो पूरी पृथ्वी को एक तरह से कवर करते हैं। नासा के प्रोब्स इसी नेटवर्क पर डिपेंड होते हैं और वैज्ञानिक इसी के सहारे कई रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके उसे पढ़ते हैं। वॉयेजर के हाई गेन एंटीना से आया सिग्नल डीप स्पेस नेटवर्क को मिल चुका है। अब डीप स्पेस नेटवर्क इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है क्योंकि इतने किलोमीटर दूर से आया रेडियो सिग्नल काफी वीक होता है, इसलिए एम्पलीफिकेशन के जरिए ही इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद ये सिग्नल वैज्ञानिकों के पास जाता है
और नासा की जेट प्रोपल्शन लैब इस सिग्नल को डिकोड करती है और बाइनरी फॉर्मेट में आए इस सिग्नल को पिक्सल की ब्राइटनेस के आधार पर कंप्यूटर द्वारा आगे इमेज बनाने के लिए प्रोसेस कर देती है। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आई इमेज को भी इसी तरह डिकोड करते हैं और हर पिक्सल की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कवर करके एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं और कई फिल्टर्स से लगी इमेजेस को कंबाइन कर एक शार्प इमेज तैयार की जाती है, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखकर ब्रह्मांड को निहारते हैं। हालांकि वॉयेजर की तुलना जेम्स वेब से नहीं की जा सकती, पर वॉयेजर का डेटा आज से 20-43 साल पहले और अभी भी इसी तरह प्रोसेस किया जाता है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए स्पेस में भेजे गए प्रोब्स इसी के जरिए अपने सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, इसे जिस डिवाइस पर भेजा जाता है वो आम टेलीफोनिक डिवाइसेस और टीवी से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिस कारण डीप स्पेस नेटवर्क इसे अलग से कवर कर प्रोसेस करने के लिए सेंड कर देता है। पर अब वॉयेजर प्रोब्स की पावर बहुत कम हो चुकी है। प्लूटोनियम 238 पर चलने वाले ये प्रोब्स हर साल 0.79% के रेट से अपनी पावर कम करते जा रहे हैं और इतने सालों में कई इमेजेस और डीप स्पेस तथा आइस जाइंट यूरेनस और नेपट्यून की इमेजेस भेजने के कारण इनकी पावर अब बस खत्म होने के कगार पर है। प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 7 साल होती है। लॉन्च के टाइम ये 470 वॉट पावर जनरेट करते थे और थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के जरिए बर्बाद हो जाती थी। अब जैसे जैसे 47 साल हो गए हैं तो फ्यूल भी काफी कम बचा है और वॉयेजर 1 इसी कारण अब बहुत कम पावर पर काम कर रहा है। नासा मानता है कि अगले साल से लेकर 2022 के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पूरी तरह बंद हो जाएंगे और अनंत अंतरिक्ष में हमसे बिना संपर्क के भटकते रहेंगे। इस समय भी वॉयेजर प्रोब्स के सिग्नल कई महीनों तक हमें रिसीव नहीं होते हैं, पर धीरे धीरे उनसे संपर्क कर ही लिया जाता है। बहुत फेंट सिग्नल और पृथ्वी से बहुत दूरी होने का कारण इन्हें कमांड देने और रिसीव करने में 45 घंटे तक लग जाते हैं। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि क्यों कई बार हम वॉयेजर प्रोब्स के ये न्यूज सुनते हैं कि सिग्नल लॉस्ट हो गए हैं। फिलहाल वॉयेजर 1 हमसे 24 अरब 87 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसमें लगे 3 कंप्यूटर्स में से एक ने काम करना बंद कर दिया है। नासा अभी भी इसे रिज्यूम नहीं कर सका है और अब उम्मीद भी कम है। फ्लाइट डेटा सिस्टम से कांटेक्ट ना होने के कारण हम वॉयेजर 1 की पोजीशन और इसके सिस्टम की कोई भी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, जिससे लगता है कि अब ये धीरे धीरे हमसे दूर होने के कगार पर है। वहीं वॉयेजर 2, जो कि पृथ्वी से 20 अरब 87 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिलहाल हमें हर तरह का वैज्ञानिक डेटा भेज रहा है। इससे देखते हुए लगता है कि वॉयेजर 2 कई सालों तक हमसे संपर्क में रहने वाला है। दोनों ही प्रोब्स में गोल्डन डिस्क है, जिसमें पृथ्वी की हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही इस डिस्क में उसे चलाने का तरीका भी दिखाया गया है। मैं पहले पार्ट में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे वैज्ञानिकों ने एलियंस को हमारा पता दिया है, जिससे वे हम तक पल्सर स्टार्स के मैप के जरिए आसानी से आ सकते हैं। फिलहाल ये दोनों प्रोब्स अभी किसी खास प्लेनेट और स्टार की डायरेक्शन में नहीं है। इन्हें हमारे सोलर सिस्टम के ओर्ट क्लाउड से निकलने में ही 30,000 साल लगेंगे और उसके बाद भी ये किसी भी स्टार के नजदीक नहीं होंगे। वॉयेजर 1 की सबसे पहली स्टार अप्रोच 40,000 साल बाद ग्लीसे 445 स्टार से होगी, जो अभी हमसे 17 लाइट ईयर दूर है। पर हैरानी की बात यह है कि यह स्टार खुद वॉयेजर 1 से भी 7 गुना तेजी से हमारी ओर आ रहा है। तो जब वॉयेजर 1 इसके पास से गुजरेगा, तब यह स्टार हमारे सूरज से मात्र 3.4 लाइट ईयर दूर होगा, जिससे ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी को भी पीछे छोड़कर कुछ सालों के लिए हमारा पड़ोसी तारा बन जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस स्टार सिस्टम में कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी, तो वे वॉयेजर 1 को टेक करके हमारी पृथ्वी पर आ सकती हैं। पर अगर वहां भी वॉयेजर 1 को एलियन नहीं मिले, तो वो अगले 3 लाख साल तक बिना किसी स्टार के नजदीक आए ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में भटकता रहेगा। वहीं वॉयेजर 2 भी इसी तरह किसी भी खास स्टार की ओर नहीं जा रहा है। 42,000 साल बाद ये पृथ्वी से 10 लाइट ईयर दूर रॉस 248 स्टार से 1.7 लाइट ईयर की दूरी से होकर गुजरेगा। अगर इंसानी स्केल पर बात करें तो इसे उस स्टार से भी डिटेक्ट करना मुश्किल है, पर इसकी सबसे नजदीकी अप्रोच अब 42,000 साल बाद इसी स्टार सिस्टम के एलियन से हो सकती है, नहीं तो ये भी गैलेक्सी में भटकता रहेगा। वॉयेजर प्रोब्स भले ही 4 या 8 साल बाद बंद हो जाए,
पर इनकी गोल्डन डिस्क और ये प्रोब्स 4 अरब साल तक बिना किसी एस्टेरॉयड से टकराए हमारी गैलेक्सी में भटकते ही रहेंगे, जो सच में हैरान कर देता है। वॉयेजर प्रोब्स मानव द्वारा बनाई गई पहली ऐसी चीज है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गई हैं, और इसका ये रिकॉर्ड अब कोई भी नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी सभ्यताएं आए। पर ये प्रोब्स अब अरबों साल तक मानवता की गाथा लिए एलियंस का इंतजार करते ही रहेंगे। ये भी हो सकता है कि हम इंसानों की उन्हीं सभ्यताओं के वंशज ही इन प्रोब्स को खोजकर हमारे बारे में जाने। यह सोचकर ही मैं हैरान हो जाता हूं कि ब्रह्मांड कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, यह था कॉस्मिक एक्सप्लोरर की वॉयेजर सीरीज का दूसरा वीडियो, जिसमें हमने कम्युनिकेशन और प्रोसेसिंग की बात की। इसका पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल कॉस्मिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला विषय क्या हो। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलूंगा ब्रह्मांड के एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।